दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म के बारे में। ये इस डेकेड की फाइनेस्ट फिल्म्स में गिनी जाती है, जिसने 2015 में वेल डिजर्व्ड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अपने नाम किया। क्रिटिकल एक्लेम और बॉक्स ऑफिस दोनों तरफ कामयाबी हासिल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2014 में आई फिल्म इंटरस्टेलर के बारे में। इसे को राइट और डायरेक्ट किया है वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड सेलिब्रेटेड डायरेक्टर वर्किंग टुडे, क्रिस्टोफर नोलन ने। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं मैथ्यू मैककॉनही, एन हैथवे, जेसिका चेस्टन, बिल अर्विन, एलन बर्स्टीन और माइकल केन ने। पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, फिर हम इसके सभी जरूरी टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें शामिल है वर्म होल्स, ब्लैक होल्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, सिंबल्स, प्लान ए और बी, दे, 5 डायमेंशनल रियलिटी, टाइम डायलेशन, टाइम रिलेटिविटी, लव, कूपर स्टेशन और एंडिंग। इसके बाद आखिर में फिल्म की टाइमलाइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिलें। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी शुरू होती है लेट 21st सेंचुरी के किसी वक्त में, जहां पृथ्वी की फूड सप्लाई खत्म हो रही है, फसलें एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो रही हैं और धूल के पता चलता है कि वो और मर्फ एक टॉप सीक्रेट नासा फैसिलिटी में पहुंच गए हैं, जिसे प्रोफेसर जॉन ब्रैंड और उसकी बेटी डॉक्टर एमिलिया ब्रैंड चलाते हैं। वो 2 और एस्ट्रोनॉट्स डॉयल और रोमेली से भी उसी स्पेस प्रोग्राम में मिलते हैं। इनोसेंट लोगों पर बॉम्ब गिराकर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के गवर्नमेंट ऑर्डर से इनकार करने के बाद नासा ने खुफिया तौर पर खुद को दोबारा शुरू किया, क्योंकि पब्लिक का ये ओपिनियन हो गया था कि खाने की कमी के दौर में स्पेस एक्सप्लोरेशन एडमेंट्स मर चुका है, पर इस प्लेनेट का माहौल अच्छा है और वो खोजे जाने के लिए कैंप सेट करती है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 5 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिनके बिना इस मूवी को समझना लगभग नामुमकिन है। इसमें पहला नंबर आता है वर्म होल का। वर्म होल का ऑफिशियल नाम है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, क्योंकि इन्हें 1935 में थियोराइज किया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन ने। जिस वर्म होल को इंटरस्टेलर में यूज किया गया है, वो फिल्म में इकलौता ऐसा फिजिकल फिनोमेना है जिनके अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस के सपोर्ट में कोई ऑब्जर्वेशनल सबूत या एविडेंस नहीं है। ये पूरी तरह से एक थियोरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक चीज है, पर यह स्पेस और साइंस फिक्शन मूवीज के लिए एक अच्छा प्लॉट डिवाइस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्म होल्स स्पेस में एक शॉर्टकट की तरह हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट विद मास स्पेस में स्ट्रेंज चीजें क्रिएट करता है। इससे स्पेस को स्ट्रेच किया जा सकता है, खराब किया जा सकता है और यहाँ तक कि फोल्ड भी किया जा सकता है। इसलिए वर्म होल स्पेस और टाइम में एक कपड़े के फोल्ड की तरह है, जो ऐसे 2 रीजन्स को कनेक्ट करता है जो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी दूरी तय कर सकते हैं। फिल्म में डॉक्टर रोमेली हमें ये एक्सप्लेन करता है एक पेपर के जरिए, जिसमें वो पेपर को फोल्ड करके उसके दोनों एंड्स पे होल बना देता है और हम कम टाइम में पेपर के एक एंड से दूसरी एंड तक पहुंच जाते हैं। कुछ इसी तरह नाम जरूर दिया है और वो है सिंगुलैरिटी, हिंदी में कहें तो विलक्षणता। लेकिन यहाँ हमें स्पिनिंग ब्लैक होल्स के बारे में ये जानना है कि वो अपने आसपास के स्पेस की शेप को स्टेशनरी ब्लैक होल्स की तुलना में अलग तरह से चेंज या ट्विस्ट करते हैं। इस शेप बदलने के प्रोसेस को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं और ये कई बातों पे असर डालता है, जैसे ब्लैक होल कैसा दिखेगा, वो स्पेस को और सबसे ज्यादा जरूरी कि अपने स्पेस टाइम को कैसे तोड़ेगा मरोड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि जो स्पिनिंग ब्लैक होल हम फिल्म में देखते हैं वो साइंटिफिकली बिल्कुल एक्यूरेट है। तीसरी चीज है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इंसान होने के नाते जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रेवल में फेस करते हैं वो है स्पेस में जीरो ग्रेविटी के इफेक्ट्स। हम पृथ्वी पर पैदा हुए हैं
और इसलिए हमारे शरीर को कुछ ग्रेविटेशनल कंडीशंस के तहत पनपने के लिए ढाला गया है। पर जब हम लंबे वक्त तक स्पेस में होते हैं तो हमारी मसल्स खराब होने लगती हैं। यही परेशानी इंटरस्टेलर में स्पेस ट्रैवलर भी फेस करते हैं। इससे मुकाबला करने के लिए साइंटिस्ट्स ने स्पेसशिप्स पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिमुलेट करने के लिए अलग अलग डिजाइन पर विचार किया। इसका एक तरीका है स्पेसक्राफ्ट को रोटेट करना, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। रोटेशन एक फोर्स क्रिएट करता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स को स्पेसक्राफ्ट की आउटर वॉल में पुश करता है। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पुश ग्रेविटी की तरह ही काम करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यही सेम आर्टिफिशियल ग्रेविटी आप तब महसूस कर सकते हो जब आप एक तीखे मोड़ पर ड्राइव कर रहे होते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको बाहर की तरफ पुश किया जा रहा है, यानी आपको कर्व के सेंट्रल पॉइंट से दूर किया जा रहा है। एक घूमते हुए स्पेसक्राफ्ट में वॉल फ्लोर बन जाती हैं और हम उस पे चलते हैं। चौथा है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन एक असली घटना है जिसे पृथ्वी पे ऑब्जर्व किया गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि टाइम रिलेटिव है, यानी टाइम अलग अलग रेफरेंसेस फ्रेम्स में अलग अलग गति से चलता है। जब आप एक ज्यादा ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट में होंगे तो कमजोर ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों के रिलेटिव टाइम आपके लिए स्लो चलेगा। अगर आप इस फिल्म जैसे किसी ब्लैक होल के नजदीक हैं तो आपका ग्रेविटेशनल रेफरेंस फ्रेम और उसके हिसाब से आपके टाइम का परसेप्शन पृथ्वी पर मौजूद किसी शख्स से बिल्कुल अलग होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जितना ज्यादा आप ब्लैक होल के नजदीक जाते जाएंगे, ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपके लिए ब्लैक होल के पास अभी भी 1 मिनट 60 सेकंड का ही होगा, पर टाइम अर्थ के मुकाबले फिर भी स्लो ही होगा। इसका मतलब आपकी एज पृथ्वी के लोगों के मुकाबले बहुत ही धीरे बढ़ेगी और ये टाइम डायलेशन उतना ही ज्यादा चरम होता चला जाएगा जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ये पूरी चीज फिल्म में एक अहम भूमिका निभाती है। पांचवी चीज है 5 डायमेंशनल रियलिटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल एक थ्योरी पर काम करते हुए बिताए जिसे फिजिसिस्ट्स यूनिफाइड थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी कंबाइंड होते हैं 3 फंडामेंटल फोर्सेस के साथ, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आइंस्टाइन को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही उनके बाद किसी को। कुछ फिजिसिस्ट सोचते हैं कि इस बेहतरीन रहस्य को सुलझाने का एक तरीका ये है कि हम अपने यूनिवर्स को 5 डायमेंशंस का माने, ना कि 4 डायमेंशंस का जिसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डेवलप किया था। उसमें 3 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशनल टाइम था और इसी से बनता है स्पेस टाइम। नोलन ने ये आइडिया भी फिल्म में बखूबी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कुछ अहम सिंबल्स के बारे में। पहला है डॉक्टर मैन। डॉक्टर मैन इंटरस्टेलर की शुरुआत में नासा के लिए उम्मीद का सिंबल होता है, जो ये मानते हैं कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक तरीका तो है, और यही सिंबोलिज्म कूपर के क्रू का उसके प्लेनेट को चुनने का सबसे बड़ा रीजन बना। पर आखिरकार जब हम डॉक्टर मैन से मिले तो वो इंसानों के विश्वासघात की कैपेसिटी और स्वार्थी होने का सिंबल बन जाता है। निराश करने वाले हालात के साथ साथ ये पता होना कि वो उस प्लेनेट पे अकेले मरने वाला है, इन चीजों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, जिससे वो एक ऐसा मैनिपुलेटर बन गया जिसे सिर्फ अपने बचाव की फिक्र है। उसका नाम मैन होना ये बात दर्शाता है कि उसकी किस्मत भी किसी आम इंसान की तरह ही हो सकती थी। दूसरा है कूपर की घड़ी। गुड बाय कहते वक्त कूपर की मर्फ को गिफ्ट में दी गई घड़ी सिंबल है हर टाइम में उनके कनेक्शन का। मर्फ का इतने सालों तक उस घड़ी को ना छूना ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने पिता की दर्द भरी यादों से दूर रहना चाहती है। पर जब आखिरकार वो घड़ी लेने के लिए वापस अपने रूम में आती है, उसी वक्त उसे ये एहसास होता है कि उसके पिता उससे दूसरी डायमेंशन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। साथ ही साथ कूपर का उस घड़ी को यूज करना हमें उनके अनब्रेकेबल कनेक्शन के बारे में बताता है। तीसरा है स्पेस की खामोशी। इस फिल्म में हमें बार बार स्पेस के ऐसे शॉट्स दिखाए जाते हैं जिसमें कोई साउंड नहीं होता। ये कहानी से जुड़े और कहानी से ना जुड़े हुए ऑडियो के बीच का डिफरेंस पैदा करता है।
फिल्म में कहानी के एलिमेंट्स वो होते हैं जो उस कहानी की दुनिया के भीतर ही हो रहे होते हैं, जैसे जो चीजें किरदार एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायलॉग्स। फिल्म में कहानी से ना जुड़े हुए एलिमेंट्स वो होते हैं जिन्हें सिर्फ ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है, जैसे नरेशन और बैकग्राउंड स्कोर। अब क्योंकि नेचुरली तो स्पेस में कोई साउंड नहीं होता, इसलिए नोलन ने स्पेस के शॉट से इसे पूरी तरह हटा दिया ताकि दर्शक रियलिटी के ज्यादा करीब रह सकें, स्पेस को उतना ही साइलेंट महसूस कर सकें जितना एस्ट्रोनॉट्स महसूस करते हैं। एंड्योरेंस के रेट्रो बूस्टर्स, रेंजर का एंड्योरेंस से जुड़ना, यहाँ तक कि मैन की वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ, ये तीनों ही इंसिडेंट बिल्कुल खामोशी से हो जाते हैं। पर यहाँ दिलचस्प चीज ये है कि ये साइलेंस कहानी से जुड़ा होता है, क्योंकि दर्शकों को तो इसका बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है। ऐसे अलग अलग ट्रांजिशंस इस फिल्म का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, सिंबल्स के बाद अब चलते हैं मूवी के कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम समझेंगे प्लान ए और बी के बारे में। हम जानते हैं कि कूपर के नासा पहुंचने से पहले ही वो कई एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के जरिए स्पेस में भेज चुके थे। अपने अपने प्लेनेट पे पहुंचकर हर एस्ट्रोनॉट को वहां एक बीकन सेट करना था, जिससे ये पता चल सकता था कि उनका प्लेनेट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए कैंडिडेट है या नहीं। नासा उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था, पर वो लगभग 10 सालों से उनके बीकन्स को ऑब्जर्व कर रहा था, जिनमें सिर्फ 3 ही एक्टिव बचे थे। अब इसके बाद सारा दारोमदार था एंड्योरेंस टीम के ऊपर कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद कौन सा प्लेनेट है। और जैसे कि हम जानते हैं, इसके 2 रास्ते थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए था ब्रैंड द्वारा एक एडवांस ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व करना, जिससे इंसान 5th डायमेंशनल फिजिक्स, खासकर ग्रेविटी को समझ सकता था। पर बाद में हमें पता चलता है कि ये सब तो एक बहुत बड़ा झूठ था। उनका मकसद तो असल में प्लान बी को पूरा करना था। ब्रैंड का मानना था कि लोग सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कोऑपरेट नहीं करते, उन्हें ये समझने की जरूरत थी कि साथ में काम करने से शायद वो खुद भी मोक्ष या मुक्ति के रास्ते पर जा सकते हैं। तो प्लान बी क्या था? प्लान बी था धरती के लोगों को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नई दुनिया आबाद करना। इसके लिए नासा ने इंसानों के फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज का बैंक बनाया हुआ था, जिससे धरती में इंसानियत के खात्मे के बाद भी वहां ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता था। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी अलग अलग तरह के लोगों के वहां होने के लिए नासा ने एक वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज से डीएनए प्रोड्यूस की, ताकि आने वाली पीढ़ियां रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एंड्योरेंस के क्रू मेंबर्स तक ही ना बनकर रह जाएं। इसमें एंड्योरेंस टीम वहां रहकर एम्ब्रियोज की पहली पीढ़ी को बड़ा करती और नेचुरली भी रिप्रोड्यूस करती, और ये प्रोसेस ऐसे ही आगे बढ़ता जाता। इसके बाद हमारे मन में एक और बड़ा सवाल आता है कि वो कौन सी स्पीशीज थी जिन्होंने इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यानी कि दे। ये दे कौन थे? कूपर और दूसरे नासा साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि दे कोई एडवांस ताकत या एलियंस हैं जो डायमेंशनल मैनिपुलेशन के रहस्य को समझ चुके हैं, और किसी अनजान रीजन की वजह से उन्होंने फैसला लिया कि तबाही की कगार पे खड़े प्लेनेट अर्थ से निकलने में वो इंसानों की मदद करेंगे। नासा टीम ये भी मानती है कि वो इंसानों से डायरेक्टली बात करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, जिसका रीजन है कि वो 5th डायमेंशनल हैं और हमारे तरीकों से आगे निकलकर वो यूनिवर्स को समझ चुके हैं। ब्रैंड सोचता है कि दे ने कई बाइनरी मैसेजेस और वर्म होल के रूप में एडवांस टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए फॉलो करने के लिए छोड़ी, ताकि हम विलुप्त होने से बच सकें। हालांकि इंटरस्टेलर के एंड में हमें पता चलता है कि जिसे नासा एक सिंगल एलियन रेस मान रहा था, वो असल में 2 अलग अलग पर एक दूसरे से रिलेटेड एंटिटीज थी। फ्यूचर ह्यूमंस ने लॉज ऑफ यूनिवर्स में महारत हासिल की, जिससे वो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर पाए। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो टेसरैक्ट, जिसमें कूपर ने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की थी। वो उसके फ्यूचर ह्यूमंस ने बनाया था। यानी जिन लोगों या घटनाओं के बारे में नासा के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कूपर ने फ्यूचर में जाकर की थी। ये तब हुआ जब उसने प्लान बी को पूरा करने की खातिर खुद को सेक्रीफाइस किया। फिर वो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल में फंसा और मरने के बजाय अपनी शिप से निकल के टेसरैक्ट में फंस गया, जिसे हम वर्म होल की ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी भी कह सकते हैं।
ये ऐसी जगह है जहां स्पेस और टाइम के लॉज इनफाइनाइट हो जाते हैं। यही रीजन है कि वहां पहुंच के वो अपना पास्ट जान पाया, खासकर वो घटना जिसकी वजह से उसे पृथ्वी को छोड़ना पड़ा था। और जैसा कि मैंने बताया, इस टेसरेक्ट को फ्यूचर में कभी ना कभी इंसानों ने ही बनाया और फिर फिफ्थ डायमेंशनल फिजिक्स का यूज करके उन्होंने स्पेस टाइम को मैनिपुलेट किया ताकि वो पास्ट में जाकर इस मशीन को रख सके। यही नासा इसे सैटर्न के चक्कर लगाता हुआ पाता है। अब क्योंकि कूपर और मर्फ को इंसानों को बचाने के लिए याद किया जाता है, इसलिए फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमंस जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब देख सकते थे, उन्होंने ये टेसरेक्ट कूपर के लिए बनाया ताकि वो पास्ट में अपनी बेटी से कम्युनिकेट कर सके और उसे वो डेटा भेज सके जो टार्स ने सिंगुलैरिटी से कलेक्ट किया है। यही रीजन है कि एंड में वो टेसरेक्ट एक फिल्टर सा बन जाता है जो फिफ्थ डायमेंशन से 3 डायमेंशन को दिखाता है, यानी मर्फ का रूम दिखाता है, जिससे कूपर टाइम के किसी भी पॉइंट में अपनी बेटी को देख सकता है और इनिशियल लॉन्च के वक्त एमिलिया से हाथ भी मिला सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब बहुत ट्रिकी है और ये आम टाइम ट्रेवल की तरह काम नहीं करता। यहाँ एक सवाल अनआंसर्ड रह जाता है कि ह्यूमंस टेसरेक्ट बनाने के लिए कैसे सरवाइव कर पाए, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए तो कोई टेसरेक्ट रहा ही नहीं होगा। और नोलन ने इस डिटेल को डिबेट के लिए छोड़ दिया है। अब इस मूवी के टाइम या स्पेस रिलेटिविटी को समझते हैं। इंटरस्टेलर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट किप थॉर्न के इस आइडिया पर बेस्ड है कि हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है, पर ये असल में 5 डायमेंशनल भी हो सकता है। कुछ थ्योरीज में ये मान लिया जाता है कि कुछ सर्टेन फोर्सेस डायमेंशंस में बहती हैं, जैसे इस केस में ग्रेविटी बहती है। इसका मतलब न्यूटन के लॉज के हिसाब से देखें तो जिसे हम फाइनाइट कैलकुलेशन मानते हैं, उसके इनफाइनाइट इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें एंड्योरेंस के पहले प्लैनेट विजिट पर ही देखने को मिलता है। जो चीजें हमने डिस्कस की, उन्हीं की वजह से मिलर के प्लैनेट पे टाइम स्लो चलता है। जैसा कि हम जानते ही हैं, यहाँ का 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर था। ये सबसे बड़ा कारण था कि कूपर इस प्लैनेट से निकल जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने यहाँ 3 घंटे भी बिता लिए तो वो अपने परिवार के साथ 21 साल खो देगा। जैसा कि एमिलिया ने कहा था, उस टाइम पे ब्लैक होल की ग्रेविटी का इफेक्ट ही वो रीजन था कि एंड्योरेंस की टीम ने पहले मिलर के प्लेनेट पे जाने का सोचा, क्योंकि जो उन्हें मिलर की सालों से पॉजिटिव रीडिंग मिल रही थी, वो मिलर के लिए बहुत ही थोड़ा सा समय था और फिर उसकी मौत हो गई। ये कॉन्सेप्ट तब और ज्यादा क्लियर हो जाता है जब वो वापस जाकर रोमिली से मिलते हैं और 23 साल बीत चुके होते हैं और कूपर के बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके हैं। स्पेस टाइम पर ग्रेविटी का ठोस इफेक्ट टेसरेक्ट में कूपर की यंग मर्फ से बात कर पाने की एबिलिटी के लिए भी जिम्मेदार है। मशीन के अंदर टाइम और स्पेस में अदर डायमेंशंस के जरिए ग्रेविटी का प्रवाह चलता रहता है, जिससे कूपर मर्फ की शेल्फ में से बुक्स गिराकर उसे स्टे का मैसेज देता है या अपने पास्ट के रूप को डस्ट के जरिए बाइनरी लैंग्वेज में मैप कोऑर्डिनेट समझाता है। सबसे जरूरी ये है कि वो ग्रेविटी के जरिए 5th डायमेंशनल कम्युनिकेशन करता है, जिससे कूपर जेंटली मर्फ की घड़ी की सुइयों को बदल देता है और टार्स का कलेक्ट किया हुआ डेटा उसे भेज देता है। इसके मोर्स कोड डेटा को ट्रांसलेट करके मर्फ को वो सारी जानकारी मिल जाती है जो उसे चाहिए थी। इससे उसे ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस और टाइम की अच्छी समझ हो गई और साथ ही साथ प्लान को पूरा करने का तरीका भी मिल गया। अब एक सवाल उठता है कि कूपर टेसरेक्ट के अंदर कैसे सरवाइव कर पाता है और वो एमिलिया से रीयूनाइट कैसे कर पाएगा। यहाँ भी नोलन ने वही सेम थ्योरी यूज की है जो पूरी फिल्म में है। वहां भी टाइम स्लोअर था। कूपर को टेसरेक्ट से निकलने में कुछ ही सेकंड्स लगे, पर वो टाइम इंसानों के लिए लगभग 50 सालों के बराबर था। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि मिलर के प्लेनेट में 1 घंटा 7 साल के बराबर था, तो टेसरेक्ट की सिंगुलैरिटी में तो ये डिफरेंस कई गुना बदल सकता है और इसलिए हम ऐसा सोचने लगते हैं कि टार्स और कूपर ने स्पेस में बहुत ज्यादा टाइम बिताया, जबकि ऐसा नहीं था। इसी डिसप्रपोर्शनेट रिलेटिविटी की वजह से कूपर बच पाया और मर्फ से मिल पाया, जो तेज टाइम वाली जगह पे होने की वजह से 100 साल के आसपास हो चुकी है। मर्फ उसे याद दिलाती है कि वर्म होल के जरिए एमिलिया एडमंड्स के प्लेनेट में
प्लान बी का काम शुरू करने वाली है और हालांकि प्लेनेट हैबिटेबल है, पर क्योंकि एडमंड्स मर चुका है इसलिए इस काम के लिए अब एमिलिया अकेली ही बची है। इसी थ्योरी के जरिए हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्म होल की दूसरी साइड टाइम स्लो है। इसका मतलब कूपर को एमिलिया के पास पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम ये रीयूनियन होते हुए देखते तो नहीं है, तो कूपर का भाग्य इंटरप्रिटेशन के लिए खुला है। लेकिन इतना सब देखने के बाद ये देखना अच्छा लगता है कि वो एमिलिया के पास पहुंच जाएगा और मानवता के लिए कॉलोनी रेडी करने में उसकी मदद करेगा। दोस्तों, सारी साइंटिफिक चीजों के बारे में बात करने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि इस फिल्म में लव का क्या महत्व है, क्योंकि इसमें इसे काफी बार मेंशन किया गया है। लव फिल्म की एक जरूरी थीम है। इसके बारे में बात करें तो लोग दो ग्रुप्स में बटे हुए नजर आते हैं। पहले वो जो सोचते हैं ऐसे जटिल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से भरी फिल्म में लव एक पावरफुल और इमोशनल एंटीडोट का काम करता है, और दूसरे वो हैं जिनके लिए इस फिल्म में इतने सेंटिमेंट सही नहीं थे। यहाँ प्यार ही एक ऐसी चीज है जो टाइम और स्पेस के डायमेंशन से परे है और इनसे ऊपर है। आप चाहे किसी भी ग्रुप में आते हो, क्रिस्टोफर नोलन आपको सिर्फ ये मनवाना चाहेंगे कि ये फिल्म के लिए बहुत जरूरी था। यही चीज हमें कूपर और डॉक्टर ब्रैंड की अगले प्लेनेट को विजिट करने को लेकर हुई डिबेट में नजर आती है। इस सीन में ब्रैंड कहती है, मे बी लव मीन्स समथिंग मोर, समथिंग वी कैंट येट अंडरस्टैंड, मे बी इट्स समथिंग एविडेंस, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. I am drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade who I know is probably dead. Love is the one thing that we are capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand it. यानी आसान शब्दों में समझें तो ब्रैंड को प्यार पे भरोसा है, लेकिन कूपर ये सुन के उलझन में नजर आता है और तब उसकी बात नहीं मानता, लेकिन बाद में वो अपना इरादा बदल लेता है जब वो टार्स को कहता है कि लव इज क्वांटिफाइबल। तो प्यार ही था जिसकी वजह से उसने जाते वक्त मर्फ को घड़ी गिफ्ट की, और प्यार ने ही उसे ये विश्वास भी दिलाया कि वो अपने बचपन के बेडरूम में इसे लेने जरूर आएगी। नोलन प्यार में हमारा विश्वास जगाना चाहते हैं और ये जताना चाहते हैं कि यूनिवर्स प्यार की वजह से ही बच पाया। अब चलते हैं इसके एक और अहम सवाल की तरफ, जो है कूपर स्टेशन। कूपर स्टेशन में हम जमीन को घुमावदार या ट्यूब जैसी शेप में देखते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? मर्फ ने घड़ी से आया क्वांटम डेटा यूज किया ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिससे वो समझ गई कि ग्रेविटी को कैसे उपयोग में लाया जाए या उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी संख्या में धरती को छोड़ सकी। ऐसी कई ट्यूब जैसी कॉलोनीज अब सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। ये पूरी तरह से फिल्म में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कूपर स्टेशन कैसे बना, पर द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर के राइटर किप थॉर्न ये इंटरप्रेट करते हैं कि मर्फ ने पता लगा लिया था कि धरती के नेचुरल ग्रेविटेशनल पुल को कैसे कम किया जाए। अगर आप धरती की ग्रेविटी को कम कर सकते हैं तो रॉकेट के जरिए कॉलोनी जितने एरिया को स्पेस में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ले जाया जा सकता है। थॉर्न ये भी बताते हैं कि धरती की ग्रेविटी को कम करने से भूकंप और सुनामी के साथ पृथ्वी पे तबाही होगी, लेकिन ह्यूमैनिटी की सुरक्षा के लिए ये कीमत बहुत ही छोटी है। अब थोड़ी बात करते हैं इसकी एंडिंग के बारे में। इंटरस्टेलर की एंडिंग साईफाई से ज्यादा ड्रामा और इमोशंस पे फोकस करती है। बिना देखी ही हम ये समझने लगते हैं कि कूपर ब्रैंड से मिलने और इंसानियत को बचाने के लिए एडमंड्स के प्लेनेट पे पहुंच जाएगा। हम एक छोटे से शॉट में ब्रैंड को एक पत्थर के साथ एडमंड्स की नेम प्लेट सेट करते हुए देखते हैं। हमें इस प्लेनेट के बारे में कोई खास डिटेलिंग नहीं दी जाती। हमें नहीं पता कि क्या लोग वाकई वहां एक नई दुनिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है और मर्फ का नरेशन आता है वो होपफुल होता है, जिसमें वो कहती है कि इंसानों के विलुप्त होने का डर अब खत्म हो चुका है और सर्वाइवल के लिए किया गया हमारा ये इंटरस्टेलर का क्वेस्ट सफल रहा। कूपर का एमिलिया को ढूंढने के लिए निकलना हमें पोएट डायलन थॉमस की वो लाइंस याद दिलाता है जो हम कई बार प्रोफेसर ब्रैंड से इस फिल्म में सुनते हैं। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेज एट क्लोज ऑफ डे, रेज
रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। तो ये मूवी हमें समझाती है कि ह्यूमैनिटी तब अपनी बेस्ट कंडीशन में होती है जब हम खुद को पैशनेटली एक अनजान जगह में झोंक देते हैं प्यार और डिस्कवरी की खोज में। और हम सभी जानते हैं कि कूपर भी यही करना चाहता था। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में लगभग सभी कुछ जानने के बाद अब आते हैं इस फिल्म की टाइमलाइन पर। इस फिल्म की टाइमलाइन की बात की जाए तो डोगन कैन गनडगडू की ये तस्वीर इंटरनेट पे काफी फेमस है और इन्होंने बहुत ही इजीली और खूबसूरती से इसमें इंटरस्टेलर की टाइमलाइन को एक्सप्लेन किया है। हम भी यहाँ टाइमलाइन को सिंप्लीफाई करके डेट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये टाइमलाइन सिर्फ अजम्पशंस के बेस पर ही बनाई गई है। आप इसे इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं और इसे लिटरली बिल्कुल ना लिया जाए, लेकिन इससे काफी कुछ तस्वीरें हमारे सामने क्लियर होती हुई नजर आती हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। साल है 1997। डोनाल्ड का जन्म होता है डेनवर कोलोराडो में। इसके बाद हम पहुंचते हैं साल 2019 में, यानी कि 48 साल पहले लीगो फैसिलिटी द्वारा पहली बार वर्म होल को आइडेंटिफाई किया गया था कैलिफोर्निया में। साल 2029 पहले एआई ने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया। साल 2030 दुनिया भर में फसलें खराब होना शुरू हुई और खाने के दाम आसमान छूने लगे। साल 2031 से साल 2032 कूपर का जन्म हुआ डेनवर कोलोराडो में। वो खाने के लिए दंगे फसाद और अकाल के माहौल में बड़ा हुआ। उसने बचपन में कोई बेसबॉल गेम्स नहीं देखे। इन्हीं सालों में डोनाल्ड की बेटी एरिन का भी जन्म हुआ। अब हम पहुंचते हैं 2030 के दशक के आखिर में। रिसोर्सेस की लड़ाई होनी शुरू हुई। देश घुसपैठ और बॉम्बिंग के जरिए एक दूसरे की खेती की जमीन के लिए लड़ने लगे। हिंसा और भुखमरी के चलते इंसानों की पॉपुलेशन बड़े स्तर पे कम हुई। इसके बाद हम पहुंचते हैं 2040 के दशक में। इस दशक में टार्स, केस, किप और प्लेक्स जैसे मिलिट्री रोबोट्स बनाए गए और उन्हें रिसोर्स की जंग के दौरान यूज किया गया। इसके कुछ सालों के बाद उन्हें नासा को दे दिया गया। साल 2052 की शुरुआत। टॉम का जन्म हुआ लेमार कोलोराडो में। फिर हम सीधा 4 साल की जंप मारते हैं और पहुंचते हैं 10 फरवरी 2056 में। कूपर नासा के लिए एक टेस्ट पायलट है। उसके रेंजर्स संकरी जगह पार करते हुए क्रैश कर जाते हैं, जिससे उसे मजबूरन रिटायर होना पड़ता है और उसे खेतों में उसकी ड्यूटी पूरी करने के लिए भेज दिया जाता है। इसी साल 28 जून को मर्फ का जन्म हुआ लेमार कोलोराडो में। साल 2057 रिसोर्सेज की लड़ाई खत्म होती है। दुनिया भर में मिलिट्री फोर्सेस को भंग कर दिया जाता है। नासा के साथ इंडियन एयरफोर्स अभी भी मौजूद है। खुफिया तौर पर नासा वर्म होल के जरिए 12 मिशंस लॉन्च करती है। एक सिस्टम के पास 3 प्लैनेट्स हैं, एक पानी की दुनिया, एक बर्फ की दुनिया और एक रेगिस्तान की दुनिया। 14 अगस्त साल 2059 एक एस्ट्रोनॉट और उसका लेजरस मिशन का कंपेनियन प्लेक्स एक बेनाम प्लैनेट पे पहुंचते हैं, जिसमें बहुत ही इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी है। 8 साल बाद लगभग 15 अप्रैल 2067 के आसपास हम पहुंचते हैं मूवी के प्रेजेंट में। नासा की सीक्रेट फैसिलिटी का पता चलता है। कूपर दोबारा नासा ज्वाइन करता है, एंड्योरेंस में जाता है और सैटर्न की तरफ रवाना होता है और 2 साल के लिए हाइपर स्लीप में चला जाता है। 2 साल बाद 20 फरवरी 2069 के आसपास इस दौरान मिलर के प्लेनेट पे जाने का फैसला लिया जाता है। लहरों की वजह से वहां डोयल की मौत हो जाती है। अब आते हैं 2070 के दशक और 2080 के दशक की शुरुआत में। इस वक्त कूपर की फैमिली में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे टॉम और लुइस की शादी हो जाती है, जेस पैदा होता है और जल्दी ही डस्ट निमोनिया की वजह से मर भी जाता है। इसी वक्त में डोनाल्ड की भी मौत हो जाती है। 2086 की शुरुआत में टॉम के बेटे कूप का जन्म होता है। 28 जून 2092 के आसपास कूपर, ब्रैंड और केस एंड्योरेंस में वापस आ जाते हैं, जहां रोमेली 23 साल से उनका इंतजार कर रहा है। मर्फ अब नासा में प्रोफेसर ब्रैंड के साथ काम करती है। कूपर 23 साल के पेंडिंग मैसेजेस देखता है। प्लान ए की झूठे होने की बात पता चलती है और डॉक्टर मैन की मौत हो जाती है।
साल 2092 से साल 2156 के बीच मर्फ इक्वेशन को सॉल्व करती है, जिससे अर्थ के सरफेस से स्टेशन लॉन्च हुए और कूपर स्टेशन जैसे सैकड़ों स्टेशन स्पेस में बनाए गए। एंड्योरेंस मिशन के क्रू को लापता मान लिया गया। लेज़रस के सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट्स को बचाने और दूसरे स्टार्स को वर्महोल के जरिए एक्सप्लोर करने की मुहिम शुरू हुई। ब्रैंड और कूपर गारगेंटुआ के अराउंड एक स्लिंग शॉट शुरू करते हैं। टार्स और कूपर ब्लैक होल में गिर जाते हैं। टार्स उस सिंगुलैरिटी को स्टडी करता है और क्वांटम डाटा कलेक्ट करता है। दोनों टेसेरेक्ट की 5th डायमेंशनल स्पेस से मर्फ को डेटा भेजते हैं। 2130 के दशक में टॉम अपने 80s में मर जाता है, कूपर के वापस आने से 20 साल से भी ज्यादा पहले। साल 2154 मर्फ अर्थ के ऑर्बिटिंग में एक स्टेशन में हाइपर स्लीप में चली जाती है। साल 2155 से 2156 के बीच ब्रैंड और केस एडमंड्स प्लेनेट पे लैंड करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वुल्फ एडमंड्स का लेज़रस पॉड रॉक स्लाइड में तबाह हो गया था। वो वहां कैंप लगाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वहां कोई जिंदा है भी या नहीं। मर्फ उठती है और उसे बताया जाता है कि कूपर को सैटर्न के आसपास ढूंढा गया था। वो 2 हफ्ते के बाद कूपर स्टेशन आती है। 2156 के आखिर में कूपर और टार्स को सैटर्न के पास रेंजर्स ढूंढ लेते हैं। कूपर हॉस्पिटल के बेड पे उठती है। डॉक्टर बताता है कि कूपर की एज अब 124 साल है। कूपर बूढ़ी हो चुकी मर्फ से मिलता है जो मरने वाली है। वो कूपर को ब्रैंड को ढूंढने और उसके पास वापस जाने को कहती है और वो और टार्स वहां से निकल जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद भी चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन फिल्म इसी मोड़ पे खत्म होती है, इसलिए हम टाइमलाइन को भी यही खत्म करते हैं, वरना कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इसी टाइमलाइन के साथ अब वीडियो को खत्म करने की ओर बढ़ते हैं। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखिएगा। ये एक बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें आपको इमोशन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था इंटरस्टेलर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अब ये मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ ओपिनियंस या सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ओपिनियंस या सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।